दोस्तों नमस्कार। और जैसा कि बताया कि मैं मुकेश डांगी चंडीगढ़ से हूँ और काफ़ी टाइम से मैं इस बिज़नेस को अपनी अपलाइन के माध्यम से सीख रहा हूँ मैं। और मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, मैं जिस अपलाइन के साथ जुड़ा हुआ हूँ वो अपलाइन मेरी जो है पल पल पे मेरे साथ में रहती है। जिन्होंने मेरे को ज्वाइन भी कराया और मेरे साथ उन्होंने पूरा पूरा सफ़र तय किया इस बिज़नेस के लिए और मेरे को आज तक वो सिखाते आ रहे हैं। और पल पल पे वो कोई ऐसा दिन नहीं जाता जहाँ तक मेरा ख्याल है कि उनसे मेरी कभी बात ना हो, तो मैं उनके लिए थैंक्स करूंगा। दूसरी बात, मेरे ख्याल से अगर ये बिजनेस मेरे लाइफ में नहीं आता तो शायद मेरे अंदर बहुत बड़ा बदलाव ना होता। मेरे पैसे का इतना मायना नहीं था शुरू में जितना कि मेरे लाइफ के अंदर जो इस बिजनेस ने बदलाव किया है। बहुत तो चीज़ें बहुत लंबी हैं। जहाँ तक मैं अपनी बात शुरू करना चाह रहा हूँ, बहुत से लोग आज साथियों ने बड़ी नई पिन अचीव करी है। हमें यह भी मानना है कि हम एक मंजिल तक तो पहुँच गए हैं, लेकिन इसको मंजिल ना मान के चलें, क्योंकि मंजिल जो है, क्योंकि मंजिल पे कहा जाता है कि आदमी अलसाता है। और अगर जब हम मंजिल को मान लेते हैं कि ये मेरे को मंजिल मिल गई, तो वहाँ पे आदमी सीखना और पढ़ना छोड़ देता है। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर हमने एक लेवल अचीव कर लिया है तो इस लेवल को अचीव करने के बाद हम ये ना माने कि अब मुझे यहाँ पे कोई सीखने की जरूरत नहीं है, या मैं ये कहूँ कि मैं अब यहाँ पे गुरु बन गया हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि यहाँ हमारा जो पड़ाव सीखने का जो शिक्षा है वो हमेशा के लिए हमारे लिए ना ख़त्म होने वाला एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर शिक्षा जितनी लगातार मिलती रहे, हमें उतना ही हमें ग्रहण करते रहना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर जी एक किताब पढ़ रहे थे, अपनी स्टडी कर रहे थे, तो किसी व्यक्ति ने पूछा कि सर आप गुरुदेव हो गए हैं, अब तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, तो आप ये क्यों पढ़ रहे हैं, आप क्यों स्टडी कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मैं अभी भी शिष्य हूँ, मुझे भी सीखना है। और ये एक बड़पन सिखाता है एक व्यक्ति का कि एक बहुत बड़े लेवल पे जाने के बाद भी एक आदमी सीखने के लिए तत्पर रहता है। तो मैं ये इसी तरह से, और शिक्षा का एक ये भी माध्यम देखा जाता है कि शिक्षा, कई बार हम ये सोचते हैं कि सिर्फ उसको पढ़ लेने मात्र से ही हमें शिक्षा मिल गई, लेकिन हमें उस शिक्षा के ऊपर अमल भी करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 6 बेसिक्स हैं, जो 6 बेसिक्स के रूल बताए गए हैं। कई बार हम उसको सिर्फ पढ़ के छोड़ देते हैं, लेकिन उसके ऊपर हम अमल नहीं करते। वो उसमें 6 बेसिक्स में जैसे बताया जाता है कि 100% प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए, तो दैट मीन्स हमें 100% प्रोडक्ट अपने घर में यूज़ करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद ये बताया जाता है कि प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनानी चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाइए। प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट के बाद उनको लोगों के अपने अकॉर्डिंगली उनको इन्विटेशन देना, उनको फ़ोन पे इन्वाइट करना या उनके घर पे जाके उनके साथ प्लान शेयर करना। तो उसके बाद उसको प्लान करना, और प्लान करने के बाद हमें 48 आवर्स के अंदर उसको फॉलोअप करना। और उसके बाद फॉलोअप करने के बाद अगर वो ज्वाइन होता है हमारे साथ स्टार्ट करता है, तो उसके साथ स्टार्टअप करके उसको एक नए सिस्टम के अंदर लाके उसके साथ वर्कआउट करना। तो ये 6 बेसिक्स हमें सिर्फ पढ़ के नहीं छोड़ने चाहिए, ना सुन के छोड़ने चाहिए, हम इसके साथ लगातार हमें चलते रहना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात है कि एक पावर ऑफ थॉट्स की बात मैं जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि हम एक नेटवर्किंग में ये एक व्यू बना के आते हैं कि हमें बहुत पैसा कमाना है। नेचुरली बिल्कुल सही कहा कि भी हम पैसा यहाँ पे कमाना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है इस बिजनेस में आता है तो पैसा कमाने के लिए आता है। क्योंकि कई जगह पर हम बिजनेस करते हैं लेकिन बड़ी इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है। एक नेटवर्किंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमारे को बिना इन्वेस्टमेंट किए कुछ ना कुछ हमारे को अर्निंग करने का मौका मिलता है और बड़े सपने बनाने का। एक बार की देखो, थॉट्स के ऊपर डिपेंड करता है। कई लोग होते हैं कि नेटवर्किंग में नहीं आते, वो कहते हैं कि नहीं, वो उनका कोई ड्रीम नहीं होता है, वो जॉब में ही व्यस्त रहते हैं या कोई और छोटे मोटे काम में व्यस्त रहते हैं, या वो ये मान के चलते हैं कि बस मेरी यही मर्यादा है, मैं इसी के अंदर ही रहना चाहूँगा या मैं इससे आगे बढ़ ही नहीं पाऊँगा। एक मैं जापान की एक मछली है, कोई मछली जो है वो जब जन्म लेती है, अगर उसको एक बॉल के अंदर, जो हम डाइनिंग टेबल पे बॉल रखते हैं, कटोरी रखते हैं, उस कटोरी के अंदर उस इतने से पानी के अंदर उसको डाल दिया जाए तो वो महज 2 से लेके 4 इंच तक ही बढ़ती है, उसकी डेवलप इतनी ही होती है। लेकिन अगर उसी मछली को अगर बड़े से टैंक में रखा जाए, जो हम अपने घरों के ऊपर भी टैंक लगाते हैं, उस टैंक के अंदर अगर रखा जाए तो वो 6 से लेके 10 इंच तक बढ़ जाती है। लेकिन अगर उसी मछली को एक बड़े से तालाब में रखा जाए तो उसकी जो ग्रोथ होती है वो 350 इंच के बराबर होती है। अब बात क्या थी कि उस मछली ने अपने आप को ये मान लिया कि जो मुझे व्यवस्थाएं मिली, जो मुझे सुविधाएं मिली, जो मुझे वातावरण मिला,
मैं इस वातावरण के अनुसार बस इतना ही बढ़ सकती हूँ, इतना ही डेवलप हो सकती हूँ। और यही हमारी ह्यूमन नेचर में भी है, हम लोगों के बीच में भी यही चीज़ होती है, एक इंसान के साथ भी यही होता है कि वो भी ये मान लेता है कि जो मुझे सुविधाएं मिली है, जो मेरे पास ये चीज़ आई है, बस यहीं तक ही मुझे मिलना है, इससे आगे मैं कुछ नहीं कर पाता, या मैं इसके आगे आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि हम एक और भी एग्जांपल देते हैं कई बार कि हाँ भाई जितनी चादर हो उतनी पसारनी चाहिए, लेकिन आज का वो समय निकल चुका है, हमें अपनी चादर को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि चादर तो कोई छोटी भी दे सकता है, ठीक है। तो लेकिन उसको हमें अपने अकॉर्डिंगली, अपने सपनों के अकॉर्डिंगली बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर हम कुछ छोटे विचारों के लोगों में रहेंगे, नेगेटिव पर्सन्स के बीच में रहेंगे, तो हमारी भी सोच वहीं तक ही उतनी ही बन के हमारी रह जाएगी, हम उसमें भी हम अपनी डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। तो मैं आगे जो बात करना चाहूँगा वो नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट की है। नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट, हमारे अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, और हमारे प्लान के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, हमारी कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी कहाँ से है, कैसे वर्कआउट करती है, मैं किस कंपनी में काम कर रहा हूँ, मुझे कंपनी कहाँ तक ले जा सकती है। और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट का हमें तभी पता लग सकता है कि जब हम अपने प्रोडक्ट को खुद ही यूज़ करेंगे। अगर हम प्रोडक्ट को खुद यूज़ करेंगे तो हम अपने क्वालिटी अच्छी होने के बावजूद भी अगर हम प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करेंगे तो दूसरे व्यक्ति के सामने हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे कि ये मेरा प्रोडक्ट कितना बढ़िया है। तो प्रोडक्ट को हमें 100% यूज़ करना जरूरी है। इसके बाद डाउनलाइन की बात करना चाहूँगा कि डाउनलाइन से हम अति प्यार ना करें। अगर हम प्लान वाकई ही सीखना चाहते हैं, प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो डाउनलाइन से, ये मेरा मानना है कि डाउनलाइन से ज़्यादा प्यार ना करें। प्यार का मतलब वो प्यार नहीं कि भी हाँ उससे नफरत किया जाए, मेरा कहने का मतलब है कि डाउनलाइन से इतना प्यार ना करें कि हर जगह जब वो प्लान करने जाना चाहिए तो उसके साथ ही वो चल दे। भी आज साल हो गया है, 2 साल हो गए हैं, आज भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे कि जो अपनी अपलाइन को साथ में लेके चलते हैं कि हाँ जी सर फलाना जगह चलना है और प्लान करना है। आप कभी भी देखना वो आदमी कभी ग्रोथ नहीं कर पाता है, बहुत उसको एक रुकावट पैदा हो जाती है। मैं अपने एक एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पे। मैं अपने काफ़ी साल पहले अपना स्कूल और कॉलेज के टाइम में बॉक्सिंग मैंने की है, तो मैं अपना सेमी इंटरनेशनल तक खेल चुका हूँ, लेकिन वो सब छुप छुपा के ही खेली है। और उसमें क्या रहा कि मैं आगे, देखिए माँ बाप का बहुत बड़ा रोता है, लेकिन मेरी मदर जो है मेरे को बहुत हद से ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। लेकिन इतना प्यार भी मेरे ख्याल से वो अच्छा नहीं था। मैं इस चीज़ के लिए बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे को दुनिया में ऐसी माँ मिली कि जो मेरे को इतना मतलब प्यार करने वाली मिली। तो उन्होंने बड़ा प्यार किया, मेरे को कभी बाहर आउट ऑफ स्टेशन खेलने का मौका नहीं दिया, भी नहीं, वो डर के मारे कि नहीं मेरा बेटा ऐसे चोट लग जाएगी, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन उस प्यार का एक ये नतीजा निकला कि मैं बॉक्सिंग में ज़्यादा आगे नहीं निकल पाया। सेमी इंटरनेशनल भी खेला, तो वो भी चंडीगढ़ में रहते हुए ही मैं खेला। और एक ऐसे कोच के अंडर मैंने मेरे प्रैक्टिस ली थी, नहीं तो कोई कमी नहीं थी। ऐसे कोच के अंदर जिनको अभी 29 अगस्त को, शिव सिंह नाम है, 29 अगस्त को उनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। तो ऐसे कोच के अंडर में मैंने उनसे प्रैक्टिस ली थी, बहुत बढ़िया कोच है। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि डाउनलाइन को इतना ही प्यार करें जितना उनके लिए एलिजिबल हो, कि उनको खुला छोड़ना चाहिए कि भाई तुम अपना प्लान खुद करो, अपने कुछ लोगों को मिलना जुलना उनका, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। अगर हम उनको हाथों पे रखेंगे, तो हाथों पे जब ज़्यादा रखेंगे तो वो बाधाओं को भी, अपनी आने वाली बाधाओं को भी पार नहीं कर पाएंगे। तो बाधाएं पे बात आती है जहाँ पर कि अपनी बाधाएं कैसे दूर करें। बहुत सारी बाधाएं होती है, हमारी खुद के अंदर की ही बहुत बाधाएं होती हैं, जो कि हम ये मान के चलते हैं कि कई बार देखा होगा कि आपने द मैन हु ट्राई टू डू समथिंग एंड फेल एंड इन्फिनिटली। एक आदमी बहुत काम करता है लेकिन वो फेल हो जाता है बहुत बुरी तरह से, वो उससे बेटर है, बेटर देन दोज हु ट्राई टू डू नथिंग एंड सक्सेस। उसने कुछ नहीं किया जिंदगी में लेकिन वो सक्सेस हो गया, वो काम का नहीं है, बजाय कि उसके वो व्यक्ति काम का है जो उसने कोशिश तो करी लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन उसको बाधाओं का तो ज्ञान हुआ कम से कम। तो अब बाधाएं कैसे कैसे आ सकती है हमारे सामने। फियर ऑफ फेलियर का डर, बहुत बड़ा फेल होने का डर रहता है। कोई भी बिजनेस में चले जाए, कोई भी काम में चले जाए, कोई भी पढ़ाई में चले जाएं, हमें फेलियर होने का बहुत डर रहता है। आलोचना का डर रहता है, सबसे बड़ी आलोचना का। फिर परिवार का, सबसे पहले परिवार का डर रहता है, भाई तू अगर कुछ नहीं कर पाया तो परिवार वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ठीक है। तो ये कई ऐसी चीजें हमारे सामने आती हैं। तो उसके बाद फियर ऑफ टेकिंग रिस्क, एक रिस्क लेने का भी बहुत डर बना रहता है। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो करोड़ों लाखों रुपए लगाकर भी नहीं रिस्क लेते हैं, और मतलब बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स लेते हैं, मतलब मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। लेकिन एक नेटवर्किंग में कोई रिस्क वाली बात नहीं, लेकिन इसमें भी हम अपने आप को रिस्क में डाल लेते हैं कि हो यार मैं तो बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहा हूँ इस चीज के लिए। अभी एग्जाम्पल के तौर पर पीछे डिस्प्ले वॉल कंपनी ने बोला कि डिस्प्ले वॉल खोलिए,
और उसमें आप अपने मुताबिक प्रोडक्ट लेके उसको सेल भी कर सकते हैं, अपने यूज़ भी कर सकते हैं। तो मिनिमम 10,000। कई लोगों ने सोचा होगा कि यार 10,000 वो बहुत ज़्यादा है, अगर ये सामान मैं यूज़ नहीं कर पाया या मान लीजिए ये स्टॉक मेरे पास ही रह गया या मैं बेच नहीं पाया तो मेरा तो बड़ा लॉस हो जाएगा। हालांकि कुछ भी लॉस नहीं है उस चीज़ के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अपनी लाइफ के लिए छोटा मोटा रिस्क भी नहीं लेते हैं या टाइम का भी रिस्क नहीं लेते तो फिर हम बड़ी अचीवमेंट नहीं ले सकते। और डिस्प्ले वॉल पे मैं एक बात जरूर करना चाहूँगा, ये बात चल गई है तो डिस्प्ले वॉल में बहुत सारे लोगों ने इस डिस्प्ले वॉल को ओपन किया है और वो बहुत बधाई के पात्र हैं इस चीज़ के लिए। उनको अभी ये डर लग रहा होगा कि सामान कैसे बेचा जाए, तो मैंने आज एक शुरुआत करी है। आप अपने अकॉर्डिंगली इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं और बाकी ऑल्टर कर सकते हैं। बाकी आप लोग सब इस चीज़ में ज़्यादा माहिर हैं जो प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। मैंने एक सिस्टम सा बनाया है अपने हिसाब से कि भाई 2,500 का MRP पे ही प्रोडक्ट दिया जाए। मैं आज करके आया हूँ, मैं अपने क्लाइंट को मैंने ये बताया भी, मैंने वो शुरुआत करी है। और 2,500 का प्रोडक्ट मैंने एक व्यक्ति को आज मैं जिसको कह के आया, दे के भी आया प्रोडक्ट उसको मैं, तो मैंने कहा भाई 2,500 का प्रोडक्ट आप लीजिए मेरे से और 6 महीने तक लीजिए, 7वें महीने में आपको मैं ये 2,500 का प्रोडक्ट फ्री में दूंगा। तो वो ये तुरंत मान गया कि यार ये तो बहुत बढ़िया फार्मूला है यार। कहते ठीक है जी, आप 1 महीना मुझे फ्री दे रहे हैं। अब उसको ये थोड़ी ना पता है कि मैं लेस करके दूंगा या कुछ है, उसको टोटली MRP पे दिया। हेल्थ गार्ड ऑयल भी जो मैंने दिया 174 रुपए का था, तो 174 रुपए का ही उसको लगा के दिया। हालांकि उसको थोड़ा सा महंगा लगा, लेकिन मैंने कहा जी 2,500 का फ्री भी तो मिलेगा। कहते बिल्कुल जी, ये तो बहुत बढ़िया बात है। कहते मैं 6 महीने तक, बाकी आप अपने हिसाब से ऑल्टर कर सकते हैं इस चीज को। देन आफ्टर लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, कई बार हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है। महसूस करते हैं हम अपने आप में, बहुत महसूस करते हैं कि मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, प्लान को ना दिखाना, मेरे अंदर बोलने की काबिलियत नहीं है, ठीक है। और लैक ऑफ जो मतलब मैं एक कोशिश किसी चीज की ना करना, मैं कोशिश नहीं कर पाऊंगा उस चीज के लिए, ना मैं किसी को कह पाऊंगा। तो ऐसे में हमें सफलता नहीं मिलेगी हम अगर कोशिश नहीं करेंगे तो। क्योंकि अगर ये कहा जाता है कि अगर कोशिश की और नहीं पाया तो हमने कुछ नहीं खोया, लेकिन कोशिश की और पा लिया तो हम सफल हो गए। लेकिन अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो हम सफल भी कैसे हो पाएंगे। ये बहुत बड़े सोचने वाली बात है इस चीज में। तो फियर ऑफ नॉट गेटिंग, एक और पॉइंट आ जाता है हमारे सामने कि फियर ऑफ नॉट गेटिंग ए सेकंड चांस। भाई मुझे दोबारा कोई चांस ना मिलेगा, शायद मैं इस काम में आ तो गया हूँ या मैं इस फील्ड में तो आ तो गया हूँ, पता नहीं मुझे दोबारा चांस मिलेगा कि नहीं। मैं प्लान देने जा रहा हूँ, अब मैं इस प्लान को प्रॉपर उसको ढंग से कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मेरी तो अप्लाई में साथ में नहीं आई है। अब मैं प्लान, वो बड़ा बंदा है, फलाना है, ऐसा है, आईफोन टाइप है, तो उसको प्लान दूंगा तो पता नहीं वो मेरे को दोबारा मौका नहीं देगा। ऐसा नहीं है, प्लान देने का मौका हमारे को मिलेगा अगर हम अपने पर अंदर विश्वास रखेंगे। क्योंकि अगर हम प्लान जो देंगे या उसको चीज को उसके बारे में बताएंगे भी तो हमें ये जरूर डर लगेगा कि भाई मैं शायद इसको गलत बता रहा हूं या कुछ और है। लेकिन आप गलत नहीं बता रहे हैं, वो आप कुछ कम बता रहे हैं और अगले को नहीं पता कि वो कम बता रहा है, उसको ये लग रहा है कि यही सब कुछ ज्यादा है। और वैसे भी अगर हम असफल वहां पे आते भी हैं तो हेनरी फोर्ड ने अपनी एक लाइन में बोला है कि फेलियर इज द ओनली अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन विद मोर इंटेलिजेंटली। मतलब हम अगर असफल भी हो जाते हैं तो जब दोबारा हम उस काम को लगाते हैं, दोबारा उस काम को शुरू करते हैं, तो हमारे को उस असफलता में जो कमियां रह गई थी, उस सफलता को पाने के लिए कमियां रह गई थी, उसको हम उस दोबारा से फिर हमारे को मौका मिलता है बढ़िया तरीके से उसको करने का। तो उसके बाद आती है ईगो। हमारे अंदर कई बार ईगो बहुत आ जाती है। कई बार हम उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कई बार कहते हैं कि यार मैं ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो ये इसमें प्रोडक्ट है। हम कई लोग ज्वाइन भी हो रखे हैं तो वो भी अपने काफी अच्छे रुतबे पे हो सकते हैं, कोई जॉब पे हो सकता है, कोई हाई लेवल पे बिजनेस पे हो सकता है। तो ईगो उसके बाद कभी अड़ जाती है कि वो मुझे सामान बेचना पड़ेगा क्या, क्योंकि दिमाग में उसका यही आएगा पहले तो कि हाँ भाई मुझे सामान बेचना पड़ेगा। तो उसके दिमाग में ये, देखिए ईगो एक ऐसी चीज है कि मार्केटिंग लाइन में ये बोला जाता है, डायरेक्ट सेलिंग में भी, मार्केटिंग लाइन में कि आप सब कुछ लेके चले, आप सब कुछ लेके चले, you carry everything in your bag while going to market but not carry ego and pride। आप अपना घमंड, अपनी ईगो अपने साथ मत लेके चले, क्योंकि हम वहां पे सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसी प्रकार से एक पॉइंट और आता है अपना अपने काम पर गर्व ना होना। ये बहुत बड़ी कमी है। हम चाहे अच्छा भी काम क्यों ना कर रहे हो, हम कितना ही बड़ा काम क्यों ना कर रहे हो, हम ये लगता है कि मैं ये काम छोटा कर रहा हूं। और छोटा काम करते वक्त भी एक आदमी ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं लेना चाहूंगा यहाँ पे कि 3 मजदूर काम कर रहे थे, चिनाई का काम कर रहे थे। एक व्यक्ति वहां पास से गुजर रहा था, कहता भाई क्या कर रहे हो, कहता रोजी कमा रहा हूं।
दूसरे ने बोला, यानी कि वो हाथ वाला काम कर रहा था। दूसरे से पूछा, कहता क्या कर रहे हो? कहता यार दिख नहीं रहा, चिनाई कर रहा हूँ। यानी कि उसने चिनाई कर रहा था, इसका मतलब उसने हाथ और दिमाग वाली बात चलाई। तीसरे से पूछा कि भाई क्या कर रहे हो? वो कहता है भाई देख, तुझे दिख नहीं रहा, कितना बड़ा भवन बना रहा हूँ, कितना बढ़िया भवन बनाने जा रहा हूँ मैं। तो उसने क्या किया, उसने अपना दिल लगाया उसमें, यानी कि हाथ से उसने भी काम किया, दिमाग भी लगाया और दिल से भी किया। यानी कि उसने उस काम को अपना बहुत बड़ा काम समझकर उसने एक्सेप्ट किया उस काम को कि हाँ मैं बहुत बड़ा इस काम को कर रहा हूं मैं। अब बात आती है पॉजिटिव एटीट्यूड की। पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा कि आदमी का जो रवैया है वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, वो किसी भी परिस्थिति में हो। जरूरी नहीं कि बिजनेस के अंदर ही रहे, मैं ये मानता हूँ कि हर जगह पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव एक ऐसी चीज, पॉजिटिव रहना एक इतना मतलब जरूरी है आज के वक्त में कि वो हमारे स्वास्थ्य पे भी फर्क डालता है। क्योंकि अगर पॉजिटिवनेस की बात करूं तो कई ऐसे लोग होते हैं, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगा कि एक LIC में एक एजेंट थे, बहुत बड़े एजेंट। वो एक घर में जाते हैं और वहां पे जब दरवाजा नॉकआउट करता है तो व्यक्ति, तो एक छोटी सी बच्ची बाहर निकलती है, और वो छोटी सी बच्ची जो है बड़ी अजीब सी उसकी शक्ल होती है, और वो अजीब सी स्माइल सी, मतलब उसको लगा कि ये अंडर डेवलप्ड लड़की है, शायद हो सकता है। तो उसको ये लगा कि शायद हो सकता है कि ये अंडर डेवलप्ड है, कि इसका अभी विकास ग्रोथ प्रॉपर नहीं हुआ है। लेकिन उसने जब कोई बात नहीं, अंदर आया, उसके फ्रेंड ने उसको बुलाया अंदर, कहते हैं हाँ जी भाई साहब आओ अंदर बैठिए, बातचीत करते हैं। तो बातचीत शुरू करी उसने। तो उसने कहा, बड़े प्यार से उसने बोला कि ये देखिए, ये मेरी मतलब बेटी है, जिसने कि मेरे को गॉड ने एक गिफ्ट के तौर पे दिया है, जिसको मेरी बहुत सुंदर बेटी है, बहुत अच्छी बेटी है, आपको क्या लगता है सर? तो एजेंट ने बोला कि कहते कि सर ये तो वाकई बहुत सुंदर बच्ची है। लेकिन तुरंत उसके दोस्त ने बोला कि आपने किस व्यू से क्या दिया? क्योंकि उसको पता था कि उसकी बच्ची के हाव वो बहुत मोटी थी, 10-12 साल की बच्ची थी, हार्डली 10-12 साल की बच्ची थी, अंडर डेवलप्ड थी वो अजीब सी हंसियां दे रही थी, हंसी कर रही थी। तो उसको लगा, तो उसने, लेकिन जवाब एजेंट ने बोला कि भाई साहब देखिए, मेरे भी एक बच्ची है, और अगर आपने अपनी बेटे के अपने पिता होते हुए ये बात कही है कि मेरी बच्ची बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, तो मैं भी एक बेटे के पिता के नाते ये कह रहा हूँ कि ये बच्ची बहुत अच्छी और बहुत सुंदर है। तो उसने बताया कि अब उसके दोस्त ने बोला कि भाई साहब देखिए, ऐसा है कि ये बच्ची जो है ना, मेरे को भगवान ने स्पेशली मेरे को दी है। आप जानते हो क्यों दी है? क्योंकि भगवान ने मेरे ऊपर भरोसा किया कि ऐसी बच्ची मैं किसको दूं, पूरी धरती पे उनको कोई नहीं मिला, सिर्फ मैं ही मिला, कि यही इस बच्ची को संभाल सकता है, यही इस बच्ची को अच्छी तरह से पालन पोषण इसका कर सकता है। तो मैं बहुत खुश नसीब हूं, और मैं भगवान का भी ग्रेटिट्यूड हूं इस चीज के लिए कि भगवान ने मेरे को चुना, इस चीज के लिए कि भगवान ने मेरे को इस काबिल समझा कि मैं इस बच्ची को पाल सकता हूं, मैं इस बच्ची को रख सकता हूं। तो वो एजेंट बड़ा मंत्रमुग्ध हो गया कि यार कमाल है। लोग तो ये सोचते हैं कि जब ऐसी कोई बच्ची घर में आ जाए तो ये सोचता है कि मैंने कौन से जन्मों का ऐसे कौन से पाप किए थे कि जो मेरे को ऐसी बच्ची मिल गई और मेरे घर में भेजनी थी, ऐसा करना था, वैसा करना था। लेकिन आप कमाल के हैं कि आपने ऐसे एटीट्यूड रखा, ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड कहते मैंने धरती पे कहीं नहीं देखा कि आपने ऐसी बच्ची, अपनी बच्ची के लिए भी इतना बढ़िया एटीट्यूड रखा हुआ है कि मेरी बच्ची सबसे बढ़िया है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड का ये बहुत बड़ा महत्व निकलता है, और मैं पॉजिटिव एटीट्यूड के लाभ भी थोड़ा बताना चाहूँगा यहाँ पे, जो मैं मानता हूँ। एक तो हमारी समस्याओं का समाधान करने में हमारे को फायदा मिलेगा पॉजिटिव एटीट्यूड का, एक तो सबसे बड़ा फायदा ये, अगर हमें हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, हम समस्या का समाधान बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा, हमारी क्वालिटी में सुधार होगा, जो हमारे अंदर क्वालिटी है उससे और अच्छी बेहतर क्वालिटी निकल के आएगी हमारे अंदर। दूसरा, बिजनेस की जो हम जिस बिजनेस में है, जिस काम में, उसकी उत्पादकता बढ़ेगी, और उत्पादकता बढ़ेगी तो लाभ भी बढ़ेगा। और सबसे बड़ी चीज जो आज के टाइम में भी हम ये विचार करते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड जो है तनाव को कम करने का सबसे बड़ा साधन है। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हम तनाव मुक्त भी रहेंगे,